माँ बस बोलती है, वो नहीं ले जाएंगी। मेरा मेले जाने का जी कर रहा से। मैं बापू से बात करूंगी, वो हमारी बात ना टालेंगे। जुगनी, क्या हुआ कुसुम? गीत, तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखे। क्यों, क्या हो गया? वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्यों रे, तेरा अब तक होमवर्क ना हुआ? इतनी देर हो गई तुझे। रेखा भाभी, आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? अरे हमसे तो अपने ही बालक ना संभलते, किसी और के बालकों को क्या देखेंगे? बहू, बच्चों का कुछ पता चला? नहीं बाबूजी, बच्चों का कुछ पता नहीं चला। मैंने हर जगह पूछ लिया। अरे माही, कुछ पता चला? नहीं ताऊ जी, हर जगह ढूंढा लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं है। तो एक काम कर, तू चौटाला के पास जा, उसको बोल पुलिस को बुलावे। लेकिन वो इतनी रात को जाएगा क्या? उसका बाप भी जाएगा, ड्यूटी है उसकी। तू जा, जल्दी जा। जॉन सर, ओहो खाना, डिनर टाइम। आज भाभी जी ने क्या भेजा है? रोटी, चावल, पनीर और दाल पालक। सब मेरी फेवरेट है सर। आज खाना कम पड़ने वाला है। अरे और इंस्पेक्टर साहब, चौटाला साहब इस वक्त? माफ करना इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात को तकलीफ दी आपको। घनी जरूरत आन पड़ी है। क्या हुआ? वो हमारे मोहल्ले के 3 बच्चे गायब हो गए हैं। वो जोगी है ना, जोगिंदर राठी, उसी के। चलिए। भैया भैया, वो भाभी बहुत परेशान है भैया। गणी भाभी की वकालत ना करे। क्यों हो गया? सॉरी बापू रुक जा। बच्चे कहाँ है मेरे? बच्चे कहाँ है मेरे? साली अच्छी बीवी तो बन नहीं पाई, अच्छी माँ तो बन जाती। कहाँ गई थी? सिनेमा देखने गई थी या मोहल्ले में बैठ के गपशप कर रही थी? कहाँ है बच्चे मेरे? अरे क्या कर रहा है छोरे? हैं? रहने दे बापू, बीच में ना आवे। आज खाल खींचूं इसकी मैं। कब से गायब है बच्चे? सर, मैं रसोई में काम कर रही थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब बाहर आई तो बच्चे थे ही नहीं। मुझे लगा आस पड़ोस में कहीं गए होंगे, लेकिन वहां पर भी पूछ लिया पर बच्चे कहीं नहीं मिले। आपने बच्चों से कुछ कहा था या फिर उन्हें डांटा वाटा हो? नहीं सर, बस बच्चे 2-4 दिन से मेले जाने की जिद कर रहे थे। नहीं, ये मेरी माँ है। क्या बात है? हाँ, तुम तीनों मंदिरों को आज मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। माँ, मैं ले चलना। कुल्फी खानी है, झूला झूलना है, जुगनी का नाच भी देखना है। ले चलना मेले माँ। बेटा, मैं तो खुद इस मोहल्ले से बाहर नहीं गई हूँ, तुम लोगों को क्या ले जाऊंगी। एक काम करो, तुम लोग ना अपने बापू से बोलो, वो तुम तीनों को ले जाएंगे मेले में। फिर चलो बापू से बात करते हैं। आपसे कुछ कहा था बच्चों ने? मैं तो जी मानेसर गया हुआ था, शूटिंग थी शादी की। वहां पता लगा कि बालक गायब हो गए। सुनते हैं आओ आधी शूटिंग छोड़ के। ऐसा है जी, फोटोग्राफर हूं मैं,
शादी की शूटिंग कर रहा था, फोटो फाटो खींच रहा था वहां। मैंने बालका तो कुछ नहीं कही। हो सकता है फिर बच्चे मेले में ही गए हों। वहां पता किया आपने? साहब, मेला कौन से घर के पिछवाड़े में लगा है? कोसों दूर है वो, दूसरे शहर में। बच्चे कैसे जा सकते हैं वहां पे? कोई फोन वोन आया फिरौती के लिए? नाजीब तक तो कोई फोन नहीं आया। बच्चों की फोटो तो होगी आपके पास? हाँ जी, फोटो है ना। जॉन, फोटो लो और सारे आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर, आप मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। जोगी ने बच्चों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। हर गुजरते वक्त के साथ कुसुम का मन एक अनजाने डर से कांप उठता था। पुलिस हर तरफ बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन क्या वो उस मां को उसके बच्चों से मिला पाई? सब वो मेरे बालका का कुछ पता चला? आपके पास कोई फिरौती के लिए कॉल वॉल आया? नहीं तक तो कोई फोन नहीं आया। किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो साहब एक के साथ है। वो आज तनी दो पुस्ता से हमारी जमीन पर नाक की तरियां कुंडली मार के बैठा है। वो कौन? चौटाला। अरे ओ चौटाला, क्या कर रहे हो? हमारी जमीन है या? यो जमीन का केस कोर्ट में चल रहा है। जो तू जीत गया तो ये जमीन भी थारी और ये वहमशाला भी थारा। लेकिन उससे पहले जो अगर एक कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा, समझा? सारा चौधरी चौटाला नहीं तुम्हारे बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? साहब हाथी के दांत हैं उसके, खान के और दुनिया के दिखान के और। झूठ बोल रहा है, साले का दिमाग खराब हो गया। मन ने अगर जमीन ताकत से हथियानी होती ना तो साले के हाथ पर तोड़वा के ले लेता। ना मर्द नहीं हूं मैं जो बच्चों को बीच में लाऊंगा। चौटाला साहब, कल कहां थे आप मारे पे शक कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं बस अपना काम कर रहा हूं। कहां थे? पार्टी ऑफिस में। अब चलूं, मैंने घड़ा काम से। अरे हाँ करतार भाई, घर में प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बताया था ना मैं कर दूंगा, थोड़ा टाइम दो मेरे को। क्या हुआ? पता चला कुछ बच्चों का? कह रहे हैं बताएंगे। मैंने कहा था ना फोन ना करिए, मैं फ्री होकर अपने आप कर लूंगा। भाभी, अरे भाभी ठीक है? ऐसे तो आग लग जानी है घर में। सुबह से ताऊ जी और ताई जी ने भी कुछ नहीं खाया है। आओ, अब चलो हमारे साथ, मैं आपके लिए छाछ लाया हूं। आओ, बाहर चलो। माही, 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 मुझे मेरे बच्चे वापस दिलवा दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माही, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। बच्चे वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ कुसुम, तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे तुझे जरूर मिल जाएंगे। तू बता मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या किया तूने उनके साथ? क्या किया? तू पागल हो गई है क्या? मुझे कैसे पता कि तेरे बच्चे कहाँ हैं? झूठ बोल रही है तू सब जानती है। कहाँ है? बोल। मैं कैसे जानूंगी? तू सब जानती है। अरे मुझे बता दो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। समझ में नहीं जानती कुसुम, मैं तो तेरा हाल देखने आई थी यहाँ पर। झूठी, तू नहीं चुराया मेरे बच्चों को। अरे बोलिए ना इसे, पुलिस स्टेशन लेके जाओ। कुछ भी कहने लग रही, चुप हो जा। बड्डी बहन है तेरी, कुछ भी कह देगी। ना घनी लाडली हो रही है ना थारिया, समझा लो इसने। बालक तो संभाले नहीं गए, आए गए लोग पे किचड़ उछालन लग रही है। अरे किस जा रहा है? अभी तो आया था, रोटी तो खा ले। रोटी अलग तो नहीं उतरती मेरे, बालक खूरे हैं मेरे। पुलिस के भरोसे बैठा रहा तो बालक नहीं आओगे, जाके बेरा करके आऊं। क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं साहब, वो जनानी आया, झगड़ा हो गया था। आप कैसे आ गए? एक मिनट,
क्यों छुपा रहे हैं इनसे? अरे सब कुछ सच सच बताइए ना। मैं कह रही हूँ आपको, वो औरत नहीं, डायन है डायन। उसी ने किया ये सब। सर आप उसी को जाकर पकड़िए। किसको? मेरी बड़ी बहन सुमन को। वो ही मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहती थी, उसी ने अगवा किए मेरे बच्चे। अरे मेरा प्यारा बच्चा, ला चलो जी, खाना भी बनाना है। हाँ ओके। मेरा लल्ला। और ये ले। ये क्या है दीदी? ये एडॉप्शन के पेपर हैं। अब इसे इसकी असली माँ को सौंप दे। अब लल्ला मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, है ना? दीदी ये क्या मजाक है? छोटी, ये मजाक नहीं है। तूने ही तो कहा था कि ये बच्चा तू मुझे दे देगी। तेरे तो 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तेरा पूरा परिवार है। अब ये बच्चा तू मुझे दे दे। अरे कैसे दे दूं ये बच्चा? हाँ ये मेरा बेटा है, 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में पाला है। ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है। आप नहीं समझेंगे। सही कहा तूने, मैं नहीं समझूंगी। मां जो ना मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती ना, दुनिया ताने देती थी, लेकिन आज मेरी बहन ने मुझे इतनी बड़ी गाली दी है कि मैं बांझ हूं। तो एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती कि मैं कितना तरस रही हूं इस बच्चे के लिए। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बहन सुमन ने आपके बच्चे चुराए? जी सर। आप मेरे बच्चे मुझे ढूंढने में मदद कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। चारों तरफ फैल जाओ, कोने कोने में ढूंढो। देखो कहाँ छुपा के रखा बच्चों को। सुमन आप है? जी। सर पूरा घर छान मारा, बच्चे कहीं नहीं मिले। 4 साल से उसकी चौखट पर कदम नहीं रखा सर मैंने। जब पता चला कि उसके बच्चे अगवा हो गए हैं और वो परेशान है तो सोचा कि सगी बहन है और जाकर थोड़ा हौसला दे आऊं। पर वो तो मुझे ही आंखें दिखाने लगी। अब सही में उसका बच्चा लेना चाहती थी? हाँ साहब, मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन इसमें कुसुम की भी हाँ थी। कुसुम एक बात तो बता, ये जोगी को क्या खिलाती है तू, जो उसे सबर ही नहीं होता? एक के बाद एक लाइन लगा रखी है उसने। क्या दीदी तुम भी। अच्छा सुन, ये बच्चा जब आएगा ना तो ये बच्चा मुझे दे दे, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बच्चा मुझे दे दे, तेरी बहन की भी गोद हरी हो जाएगी। दीदी भगवान ने चाहा तो तेरी गोद जरूर हरी होगी। कुसुम ने ऐसे ही बोल दिया और आप लोगों ने सच मान लिया कि वो अपना बच्चा आपको दे देगी, और जब उसने मना कर दिया तो उसके बच्चों को किडनैप कर लिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? उसने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। मेरे हिसाब से तो खाली गलतफहमी थी। क्या कल दिन भर कहाँ थी आप? जी मेरे साथ थी, कल हम एक रिश्तेदार के वहां शादी में गए थे। आगे से कोई भी शादी या कोई भी न्योता है ना, थाने में बताए बगैर मत जाइएगा। क्या लगता है जॉन? सर ये केस इतना भी सीधा नहीं है जितना हमें दिख रहा है। बच्चों की किडनैपिंग का मोटिव, फिर फिरौती के लिए कोई कॉल ना आना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत उलझा हुआ है। ऊपर से अडॉप्शन का मामला भी 3-4 साल पुराना। मतलब सुमन ने बच्चों को अगवा नहीं किया? मां बनना हर औरत की इच्छा होती है, सुमन की भी रही होगी। कई बार ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती हैं। अपनी बहन से हुई गलतफहमी को उसने धोखा माना, वादा खिलाफी, ऐसे बोला था ना। जॉन, इस सुमन के बारे में पता करो, पता नहीं बच्चे किस हाल में हो। सर
मैंने पूरी इंक्वायरी की। चौटाला सही बोल रहा था। जिस दिन बच्चे गायब हुए थे वो अपने घर और ऑफिस में ही था। हो सकता है उसने अपने किसी आदमी से करवाया होगा। कुसुम की बहन सुमन का क्या हुआ? सर सुमन झूठ बोल रही है। मैंने आसपास पूछताछ की, वो किसी शादी में नहीं गई थी, घर पर ही थी। हाँ सर, मैंने झूठ बोला था। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो आपने झूठ क्यों बोला? तो क्या करता मैम, आप लोग इन पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे। अभी उस वक्त मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने बोल दिया कि रिश्तेदार के वहाँ शादी में गए थे। सर मैं बच्चा गोद लेना चाहती थी, मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो उम्र भर जेल में सड़ोगे तुम लोग। सुमन, ये मामला बहुत ही गंभीर होते जा रहा है। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं अपने वकील से मिल के आता हूँ। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए उसको। और घर वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कौन है जो उनसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। हाँ करतार भाई, करता हूं मैं, थोड़ा फंसा हुआ हूं। अरे बेटा, कुछ पता चला? उस चौटाले के अलावा हमारे पूरे पंचकुला में हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी ना है। फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, किधर जा रहा है? रोटी तो खा ले। अरे माम तो डाल। हाँ, गया होना बात। बड़ी मजा आ गया। जोगी भाई, अरे हुआ क्या? भाई मेरी जोगी, क्या हो रहा है? सब इसने उठाया मेरे बालक। ये क्या उठाएगा तुम्हारे बच्चों को? सब नौकरी से निकाल दिया था, मेरे स्टूडियो में गंद फैला रहा था। बहुत सही। हाँ हाँ, बालों में हाथ फिरा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अरे सड़े हो क्या चल रहा भाई? अरे क्या चल रहा है भाई? मेरी बात सुनो। साले आज के बाद स्टूडियो के आसपास मत दिखिए, न जीते मार दूंगा। चल साहब, मैं तूने उठाया इसके बच्चों को? नहीं साहब, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ फिल्म बना रहा था। और फिल्म बनाना हम तुझे सिखाएंगे। जॉन, लॉकअप में ले जाकर इसको इतना तोड़ो जब तक ये उगल नहीं देता है कि बच्चे कहाँ हैं। चल, मैंने कुछ नहीं, मेरा यकीन करो साहब। सच क्या बोल? सच बोल। साहब मुंह खोला उसने। अभी तो कुछ नहीं बोला है। अभी तुम घर जाओ, जैसे कुछ बोलेगा फोन कर देंगे। ताई जी के लिए दवाई लेके आ और बहुत जल्दी आना। अरे बेटा, कहाँ गया था? बच्चों का कुछ पता चला? ना बाबूजी, पर मेरा चाल जागा। हाँ करतार भाई। अरे जोगी भाई, मेरी बात तो सुनो। हाँ, आपका तो बिजनेस खराब हो रहा होगा ना। हद होगी, आपने किसी की मजबूरी तो कोई लेना देना नहीं। मेरे भाई, मैंने अनाज के लिए मंडी से पैसे एडवांस ले लिए हैं। अरे भाई, मुझे अच्छा काम करो, मुझे चाबी दे दो, मैं गोदाम जाकर खुद अनाज ले लेता हूँ। हाँ, रात ना आके गोदाम की चाबी ले जाइए मेरे को। क्या हुआ? सर, पूरी रात तोड़ा मैंने सुरजीत को, कुछ नहीं बोल रहा है। हेलो, ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। जॉन, जोगी को फोन करो और चौटाला के साथ जो उसको डिस्प्यूट वाली जमीन है वहां पर आने को बोलो। सर। हाँ साहब, सुबह सुबह क्यों कर बुलाया? साहब ऐसा है, बहुत परेशान हो लिया हूं मैं।
ये बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे साहब, इस जमीन पे केस चल रहा है, फैसला आने वाला है कोर्ट का, मेरे हक में होगा। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों का? कुछ पता चला? पता लग जाएगा। तुम अपना ख्याल रख। तू किट जा। माता रानी के मंदिर चल रही, बच्चों के लिए मेहनत मांगनी। सर, हाँ, इनके सर को कुचलकर मारा गया है, लेकिन वहाँ ज्यादा खून नहीं है। तो शायद उन्हें कहीं और मारा गया है और यहाँ पर लाकर फेंका गया है। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है सर। सुरजीत तो रात भर से लॉकअप में बंद है। शायद किसी और से करवाए हो, या फिर शायद किसी और नहीं किया हो। जॉन, इसी जमीन को लेकर जोगी और चौटाला में झगड़ा हो रहा है ना? जी सर। एक काम करो, सुरजीत को फिलहाल के लिए छोड़ो, पर नजर रखो उस पर, और फोरेंसिक जांच के बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और चौटाला? मैंने कुछ ना किया है। बच्चों की लाशें डिस्प्यूट वाली जमीन से मिली हैं, जहां पर आपने व्यायामशाला का शिलान्यास करवाया था। देख इंस्पेक्टर, किसकी जमीन पे किसका कब्जा है ये तो कोर्ट बताएगा। मैंने तो बस इतना पता है कि उन बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चौटाला साहब, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती ना, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तो शायद तू ये नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। जॉन सर, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, और इतनी खातिरदारी करो जब तक ये मुंह से कुछ उगलता नहीं है। हाँ ठीक है, इनके साथ बात करो और अपडेट करो मैं। हाँ सर, जो डॉक्टर बच्चों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनका कॉल आया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के पेट में गेहूं मिली है। सर, बच्चे के पैर कुतरे हुए हैं, मानो कि जैसे चूहे ने कुतर दिया हो। और वो छोटा सा बच्चा बिट्टू, वो तो पहले से भूख और प्यास से मर चुका था सर, फिर भी उसके सर को कुचल दिया गया। सर, ऐसा लगता है जिसने भी इन्हें मारा है वो इस बात को पक्का करना चाहता था कि बच्चे मर जाएं। चूहे और गेहूं ये दोनों तो एक ही जगह मिल सकते हैं, किसी गोदाम में। माँ, मेरे बच्चे ना मेरे साथ आंख में चोली खेल रहे हैं, पर माँ देखना, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। माँ, वो लोग मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। ये कैसी आवाज है माँ? क्या हो गया? ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? सुनिए जी,
आपकी बात सुनेंगे। हाँ, बच्चे है ना, आप इन्हें बोलिए ना उठे, बहुत हो गया ये सब, चलिए ना, अरे बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? अब नहीं उठेंगे। पागल हो गए क्या आप लोग? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे ये लोग? पुलिस उस कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा? इस माहौल में भी तेरे से रुका नहीं जा रहा। तेरे से कहा था ना फ्री होकर फोन करूंगा। सर, एक गोदाम में खून के निशान और वॉमिट के सैंपल मिले। किसका गोदाम है? जोगी। तुमने निकालो इसकी सारी। सर, अब मैं और चुप ना रह सकता। मैं पुलिस ने सब बता दूंगा। पागल हो गया क्या? कि 3 बच्चे तो चले गए, एक चिराग बच्चा, उसे भी बुझा दोगे? सर, आ जाओ। ये देखिए, कहने को तो वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जोगी की है, लेकिन असल में जोगी के पिता ओम प्रकाश राठी ने वो सारी प्रॉपर्टी जोगी की पत्नी कुसुम के नाम कर दी। क्या? ये सर ये तो रहा पहला सरप्राइज। और दूसरा सरप्राइज ये है कि हमने मानेसर थाने के साथ कांटेक्ट किया था। जोगी ने हमें कहा था कि शादी के लिए वो मानेसर गया था, फोटोशूट और वीडियो शूट करने के लिए। मैं तो जी मानेसर गया हुआ था, शूटिंग थी शादी की। लेकिन एज पर द रिपोर्ट जो मानेसर थाने से हमें मिली है, जोगी तो मानेसर गया ही नहीं था, वो सोलन में था। यस सर, उसके कॉल लोकेशन रिपोर्ट से भी साफ जाहिर होती है कि वो उस दिन मानेसर नहीं बल्कि सोलन था, हिमाचल प्रदेश, और फिर वहां जाकर उसका फोन बंद हो गया। पर इस सोलन में क्या कर रहा था? सर, वहाँ तो हमें एक और बड़ा सरप्राइज मिला। जोगी के जान पहचान वालों से पूछताछ करके हमें पता चला कि सोलन में वो घर बसा के रखा है। एक औरत भी है, अनीता नाम है। भारती, सोलन पुलिस से कांटेक्ट करो और इस अनीता को यहाँ लेकर आओ। सब जी कहिए। आपका नाम? अनीता। इस आदमी को जानती हैं आप? साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलिए। मुझे हमारे बेटे पे शक है। उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। खबर है हमें? साहब, उसको लग रहा था कि आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको रास्ता बताने आया था। लेकिन अब मुझको विश्वास हो गया कि हमारे नाते पोतों को इंसाफ मिलेगा। साहब, मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो कभी जोगी को शादी के लिए भी नहीं बोला। माँ बाप गुजर गए थे, बहुत तकलीफ में थी, तब जोगी मुझे मिले। तब से जोगी मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और मैं जोगी की ज़रूरतों का। बस यही है मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि जोगी अपने बच्चों को छोड़कर मेरे पास आ जाए। और हम तुम्हारी कहानी का यकीन कर लें। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे ही गोदाम में बंद करके रखा गया था। वहां पर जो उल्टी और खून के धब्बे मिले उससे डीएनए मैच किया है हमने। साहब, मैंने नहीं बेरा, मैंने गोदाम की चाबी करतार को दे दी थी। करतार से भी बात कर ली है हमने। सर, मैंने जोगी के गोदाम में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बात असल में ये थी कि मैंने अनाज मंडी में व्यापारियों से पैसा एडवांस ले लिया था। सर, मैंने जोगी को जबरदस्ती कई बार फोन किए, तब जाकर वो माना। इसलिए मैंने जल्दबाजी में रात में गोदाम जाकर अनाज लिया और मंडी बेच दिया। साहब, मेरे बालक गुम हो गए थे, मैंने अनाज की सुध कहां से होगी? तेरे पिता ने सारी जमीन तेरी बीवी के नाम पर कर दी थी, गुस्सा तो आया होगा। हाँ साहब, मेरा मैंने, मेरा स्टूडियो अच्छा चल रहा था, बहुत खुश था मैं। इतना खुश था कि अपने बच्चों की अर्थी उठाते समय भी अपनी गर्लफ्रेंड अनीता के साथ फोन पे लगा हुआ था तू। नहीं साहब, इमरजेंसी थी। कैसी इमरजेंसी? साहब, अनीता पेट से दर्द हो रहा था, इसे मदद के लिए कोई नहीं था। मैंने इसका फोन रखने के बाद सीधा डॉक्टर को फोन किया था। हम जानते हैं ये माँ आने वाली है, ही रही उस डॉक्टर की रिपोर्ट। तुझे तो भरा पूरा परिवार मिल रहा था ना, खाली बच्चों के कारण तू कुसुम के साथ रह रहा था और इसीलिए उनको रास्ते से हटा दिया।
और क्या पता अगला नंबर फिर कुसुम का होता, और उसके बाद तो सारी जमीन तेरी हो जाती। सब कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप। ये रहे तुम्हारे कॉल डिटेल्स। फिर अफेयर से वनीता से ही नहीं, कुसुम की बड़ी बहन सुमन के साथ भी चल रहा है, इसीलिए तूने उसको इतने सारे कॉल्स किए, जबकि दोनों सगी बहनें एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करती। बस कीजिए साहब, बस कीजिए। बड़ी बहन जैसी है मेरी सुमन, बहुत इज्जत करता हूं उसकी। उसकी हालत देखकर तरस आता है मेरे को। जोगी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बेरा दीदी, आपने कुछ नहीं करा। आप कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते। आप तो खुद बच्चों को इतना प्यार करते हो। मैं बिट्टू को आपको गोद देना चाहता था, पर पता नहीं कुसुम ने इतना बड़ा इल्जाम आप पे क्यों लगाया। मैं कुसुम की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूं दीदी, माफ कर दो दीदी। साहब, मैंने एडॉप्शन के पेपर पे भी साइन कर दिए थे। इसी बात पे मेरा और कुसुम का झगड़ा भी हुआ। उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। हमारे बीच में फासला हो गया था साहब। मैं प्यार की तलाश में था, उस बीच अनीता मिली। इसने बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे मेरा बहुत ख्याल रखा साहब। ये बात मेरे घर पे पहुंच गई। बापू ने सारी जमीन उठा के कुसुम के नाम कर दी। साहब, मेरा घर से जीव उछट गया था। मैं साहब कुसुम के पास सिर्फ इस वजह से था कि उसके पास मेरे बच्चे थे। मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब, मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब, मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब। समझ नहीं आ रहा इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर, मुझे नहीं लगता ये जोगी सच बोल रहा है। 2-4 घंटा तोड़ते हैं, सारा सच उगल देगा। सर, मुझे तो इस अनीता पे भी शक है। अगर जोगी ने अपने बच्चों की हत्या नहीं की, या तो अनीता ने खुद किया या फिर किसी और से बच्चों की हत्या करवाई होगी। सर, जोगी का बच्चा अनीता के पेट में पल रहा है, तो जाहिर सी बात है अनीता यही चाहेगी कि उसकी बच्चों को भी वही सारी खुशियां मिले जो कुसुम के बच्चों की मिल रही है। इस बात की पॉसिबिलिटी से तो इनकार नहीं किया जा सकता। चौहान, सर, हिमाचल पुलिस की मदद से मैंने आसपास पूछताछ की थी। सभी का यही कहना है कि अनीता बहुत ही सीधी सादी और वक्त की मारी औरत है। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, सिर्फ एक जोगी ही था जो उसके घर आता जाता रहता था। सर, तब तो पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है। वो अपने बच्चे के बाप को और प्रॉपर्टी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती होगी। सर, ये जोगी का मोबाइल है जो हमने कॉन्फिस्केट किया हुआ। जिस दिन बच्चे घर से गायब हुए थे, उस दिन एक लैंडलाइन नंबर से इस नंबर पर 10 से 12 मिस कॉल अलर्ट आए थे। तो जाहिर सी बात है कोई जोगी को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पता करो किसका नंबर है। हो सकता है कोई बच्चों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर शायद किसी ने फिरौती के लिए कॉल किया हो। बहुत इंपॉर्टेंट लीड है ये, देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो। साहब, जिस दिन बच्चे घर से गायब हुए थे, उस दिन इस नंबर से तुम्हारे नंबर पर 10 से 12 मिस्ड कॉल अलर्ट्स हैं। किसका नंबर है ये? साहब, मैंने कभी फोन नहीं करा इस पर। ये पीसीओ आपका है? जी साहब, मेरा है। और ये नंबर देखिए, ये आप ही के पीसीओ का नंबर है? जी, मेरा पीसीओ का नंबर है। 27 मई दोपहर 3 से 7 बजे के बीच इस पीसीओ से इस नंबर पर 10 से 12 बार कॉल किए गए थे। कोई आइडिया है कौन था वो आदमी? कुछ याद नहीं साहब, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं डेली फ़ोन करने। ठीक है। सर, ये देखिए, उस पीसीओ के आगे वाले स्ट्रीट लैंप पोस्ट की सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चल गया है कि जोगी को वो सारे कॉल्स किसने किए थे। बहुत घुमाया तूने, हमारे सामने रहकर भी हमसे बचता रहा। जोगी के घर वालों ने तुझे अपना माना, और तू जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हाँ साहब,
मैंने ही बच्चों को मारा है। मैं बहुत कर्जे में था साहब। जुए और शराब की बड़ी गंदी लत थी, इसीलिए हमेशा पैसों की किल्लत रहती थी। मैंने सोचा कि जोगी की जमीन ही हथिया लेता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे उनके बच्चों को निशाना बनाना पड़ा। मैंने एक बार ताऊ जी को बच्चों को जुगनी की कहानी सुनाते हुए देख लिया था कि कैसे जुगनी बच्चों को प्यार करती है, उनके लिए खाने की चीजें लेकर के आती है। और जब मैं बच्चों के सामने साड़ी पहन करके आया तो उनको लगा कि मैं ही जुगनी हूं। जुगनी? फिर मैंने उन्हें भाई के गोदाम में ही छुपा दिया। मैंने पहले ही एक दूसरी चाबी बनवा ली थी। मेरा प्लान था कि मैं भाई को पीसीओ से आवाज बदलकर फोन करूंगा कि वो भाभी से बोलकर सारी प्रॉपर्टी चौटाला के नाम कर दे और पेपर लेकर के ताऊ जी के जमीन पर आकर चौटाला के आदमी को दे दे। मैं जानता था कि अगर भाभी को पता चलेगा कि उनके बच्चों की जान खतरे में है तो वो चुपचाप पेपर पे साइन कर देगी, और जब जोगी भाई पेपर लेकर के आते तो मैं उनको मार देता। इससे सारा इल्जाम चौटाला के सर पे जाता, क्योंकि जमीन को लेकर के ताऊ जी और चौटाले की दुश्मनी पूरे पंचकुले में मशहूर है। और बच्चों को भाभी के हाथ में देकर के उनसे कहता कि उनको बाप की जरूरत है। फिर मैं उन पर चादर चढ़ाकर उनसे शादी कर लेता। लेकिन साहब, जब मैं पीसीओ से भाई को फोन कर रहा था तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं ये? मैंने बहुत बार ट्राई किया। वो मानेसर का बोल करके वो सोलान चले गए थे अपनी अनीता के पास, और वहां पे जाकर के उन्होंने अपना फोन भी बंद कर लिया था। जब मैं घर वापस लौटा तो देखा कि कुसुम भाभी ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। घर पे सब लोग टेंशन में थे, पुलिस तक इन्वॉल्व हो चुकी थी। मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए मैं बच्चों को गोदाम से निकालने भी नहीं गया। लेकिन करतार अनाज निकालने के लिए हल्ला कर रहा था। हाँ करतार भाई, हद होगी, आपने किसी की मजबूरी तो कोई लेना देना नहीं। हाँ रात में आके मैंने सोचा कि अगर ये बच्चे करतार के हाथ लग गए तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। बच्चों ने तुझे देख लिया तो तूने उन्हें मार दिया? नहीं साहब, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। ये सब कुछ गलती से हुआ था साहब। कमीने, तो अपनी माँ जैसी भाभी पर चादर चढ़ाना चाहता था? तो मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। मैं तो तेरे ऊपर ऐसी चादर चढ़ाता ना कि कफन बन जाती। सड़ने तो से। इंसान चाहे कितने ही रिश्तों के बंधन से क्यों ना बंधा हो, जज्बातों की कितनी ही बेड़ियों ने उसे क्यों ना जकड़ रखा हो, वो स्वतंत्र है। हमारी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इस आज़ादी का हक सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी है। पर ये छोटी सी बात बहुत से लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। जहाँ जुल्म और शोषण है, वहाँ प्रतिहिंसा और अपराध। जा 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 बोलना। बोलो युवराज, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये देखो, इधर क्या है? फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। बच्चों ने मुझे बताया कि इधर कुछ तो गिरा है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। महेंद्र, उठा कर लाओ। सर पैरों की जोड़ी है। सर ये देखिए, नेल पॉलिश भी लगी हुई है, किसी औरत के हैं। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम बुलवाओ और आसपास के पूरे इलाके को अच्छे से छान मारो।
अगर पैर मिला है तो बाकी का हिस्सा भी आसपास ही होगा। सर पता नहीं आई थी क्या माँ? बच्चे कहाँ चले गए? नहीं क्यों यार? 2-3 किलोमीटर तक सबने पता कर लिया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, कोई कुछ ना बता पा रहा। उसकी सारी सहेलियों को भी मैंने फोन कर लिया, कहीं ना गई। और वो डॉक्टर का बच्चा भी ना एक फोन ना उठा रहा, 1000 फोन कर लिया उसको सुबह से। बाप ने फोन करता हूं मैं, रुक। मैं भी करता हूं। सर, पैरों को बड़ी ही सफाई से किसी सर्जिकल नाइफ से काटा गया। अंदाजा है किसी पैरामेडिक स्टाफ या खुद किसी डॉक्टर ने काटा सर। डॉक्टर ने? उस इलाके से कोई और संदिग्ध मिला? नहीं सर, पूरा इलाका छान मारा लेकिन कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लगा। मिलेगा महेंद्र, ये जो भी है किसी के लाश को टुकड़ों टुकड़ों में ठिकाने पर लगाने की कोशिश करो। पैरों पर कोई खास निशान या टैटू? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, पर रिपोर्ट से एक बात तो कंफर्म है कि ये टांगे किसी लड़की की ही हैं। एक काम करो, सारे चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी कर दो। एक भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे न जाने पाए। खबरियों को अलर्ट करो और उस इलाके में जितने भी संदिग्ध हैं सबसे पूछताछ करो और इस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को सारे थाने में सर्कुलेट करा दो। शायद वहां से कोई सुराग नहीं। सर, ये मेरी बेटी मधु की फोटो है। मधु के पति का फोन आया था, जरूर वो अपने पति के पास ही गई होगी। अरे काहे का पति? उसी ने भगाया उसे, और मैं तो ठीक से नेट बोलने दीजिए ने। दोनों ने लव मैरिज की। लड़का डॉक्टर है। 3 हफ्ते पहले ही दोनों हमसे मिलने आए थे। पापा ये वीरेन है। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ वहां पे ये डॉक्टर है। तो पापा हमारा अफेयर चल रहा है पिछले 3 महीनों से। क्या कह रही तू? पापा ये चाहते हैं मुझे, और मैं भी। सर, हम दोनों एक दूसरे से ब्याह करना चाहे हैं। और फिर एक दिन हेलो मम्मी, वीरेन जी और मैंने शादी कर ली है। अभी उसकी शादी की बात गले से उतरे भी नहीं थी कि हेलो मधु, मधु तू रो क्यों रही है? तू ठीक तो है ना? ठीक नहीं हूँ मम्मा, वीरेन ने मुझे बहुत मारा। मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। आजा मेरी बच्ची, आजा अपने घर आजा। सर, वैसी हालत में मैंने वही किया जो एक माँ करती। मधु लौट के आ गई। मम्मा, मधु, मम्मा मेरे को मत नहीं जाना। साहब, मधु ने अपने पति को छोड़ दिया था, लेकिन उसके पति ने उसको नहीं छोड़ा। मधु, ये बार बार किसका फोन आ रहा है बेटा? बात तो कर ले। वीरेन का फोन है माँ, हॉस्पिटल मिलने के लिए बुला रहा है। बिल्कुल मत मिलना उससे। मम्मा, मैं सोच रही हूँ उससे मिल लेती हूँ, मिलके किस्सा ही खत्म करती हूँ। उसको बोलती डिवोर्स पेपर तैयार करे, मुझे रहना ही नहीं उसके साथ। तलाक लेने को कह के गई थी, तब से लौट के आई ही नहीं। अरे लौट के कहां से आएगी वो, जब वही लेके गया उसे। हाँ साहब, सुबह से 1000 फोन कर लिए उस डॉक्टर के बच्चे को, एक भी ना उठाया। बस एक बार कहीं मिल जाए, इसे मार मार के ना सर से प्यार इसका भूत पाता। अरे चुप, शांत हो जा। उसके पति का एड्रेस है आपके पास? जी।
साहब ये देखो, ये देखो सर, औरत के हाथ है। लगता है किसी को बेरहमी से मारकर कोई लाश को टुकड़ों में ठिकाने लगा रहा है। कौन हो सकता है? दो तीन दिन रोज आना पड़ेगा पट्टी कराने के लिए। वैसे तो दर्द होगा नहीं। भैया जी, पुलिस आई है। पुलिस? अरे छोरी तो मजे में थी अठे, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, क्या भूत सवार हुआ, सुबह बैग उठाया और चल दी। आप डॉक्टर वीरेंद्र नागपाल। पत्नी कहाँ है आपकी? मैंने भेजा नहीं है सर। क्यों? बुलाने के लिए फोन किया था ना उसे। सर किया था पर वो आई नहीं। दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। लेकिन मधु के माँ बाप का बयान है कि तुमने, बल्कि आप सबने बहुत तकलीफ दी है उसे, मारपीट की है उसके साथ। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? वो तो मजे में थी अठे। अम्मा सर, बात दरअसल ये है कि ये जो मधु के घर वाले हैं एक नंबर के जाहिल लोग हैं। मुझे तो बात करते नहीं ये लोग, बात तब तक गाली या हाथ छोड़ देंगे। उस दिन जब मैं और मधु इनके पास अपनी शादी का प्रपोजल लेकर गए थे तो हम अपनी बिरादरी के बाहर अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते। अपने दिमाग में बात बिठा ले बस। भाई पापा चुप, मेरी अंग्रेजी मत जा रहा है। देख डॉक्टर साहब, अगर तो परमिशन मांगने आए ना, वो तो किसी कीमत पे ना मिलने वाली। अरे बाकी रही तुम दोनों की अफेयर सफेयर की बात, इसको ना यहीं की यहीं खत्म कर दो, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। समझ गया? देखिए, आप थोड़ा ना सलीके से पेश आए। अच्छा खड़ा यहाँ से बाहर निकल घर से, चल चल अपने कमरे में चल। सुन ले, चुप। अगर आज के बाद तुम दोनों साथ दिख गए ना तो सामने वाले पेड़ पे माँ खत्म उल्टा काट कर खा दूंगा। समझ गए? अच्छे, अरे चल चल। इन्हीं तमाशों के बीच सर एक दिन मधु मेरे पास आई। इनकी दवाइयाँ कंटिन्यू रखना, ठीक है? मधु, सो सॉरी। ठीक हो तुम? ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी वीरेंद्र, आई शुडंट हैव टेकन यू देयर। मुझे वहां तुमको लेके ही नहीं जाना चाहिए था। ओके बाबा, तुम्हें पता तुम्हारे बापू और भाई को तो कब की जेल हो जानी चाहिए थी। उनके बारे में छोड़ो, मेरे बारे में सोचो। शायद मेरा कल से यहाँ पे हॉस्पिटल में आना बंद करवा दे वो लोग। फिर बताओ क्या करना है? शादी कर लेते हैं। और फिर हमने शादी कर ली। और तूने जब हमारी शादी के बारे में अपने घर वालों को बताया तो हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, टांगे काट दूंगा तेरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर रोते हुए वापस क्यों चली गई थी वो? सर मधु को गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? सर मधु मॉडर्न लड़की है, उसका रहना सहना कपड़े लत्ते सब। मैं भले ही डॉक्टर सही, लेकिन गांव में रहने वाला इंसान, अपने संस्कारों से जुड़ा हुआ, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ, और ये सब मधु को जचा नहीं। पर ये तो गांव है। हाँ, हमारा घर गांव में ही तो है। फिर यहाँ पे रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, यही तो रहना है हमें। हाँ। बाबूजी, भैया तो बहू ले आए। वीरेंद्र, ये क्या नौटंकी से? अम्मा, जो थारी बहू से। पहुंचो। ब्याह करने से पहले बता तो दिया होता। बापू अब भीतर चलिए, हम बताते हैं। अम्मा आइए। सर वैसे तो मधु को गांव में घुसते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। सर मधु शहर की लड़की थी और हम ठहरे गांव वाले। लेकिन जब मेरे अम्मा बाबूजी ने उसके रहन सहन पर आपत्ति जताई तो अम्मा, हम अस्पताल जा रहे हैं। वीरेन, यो बेहुदा कपड़े पहन के किस जा रही है? बेहुदा?
पापा जी हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। ये कौन सा अस्पताल? शादी हो गई है, चुपचाप घर पे रहो। पापा जी मैंने घर पे क्या करना है? हमारे अपने खेत हैं और हमारे यहाँ की औरतें खेत पे काम करने से। चल जा भीतर। मधु तुम आज घर पर ही रुक जाओ, मैं अस्पताल में मना कर दूंगा। हाँ? क्या मना कर दोगे? जॉब है मेरी, मेरे लिए मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जानते हो ये। बीकॉम किया मैंने, घर पे वेले बैठने के लिए नहीं। नंगा नाच नचाने के वास्ते लाए छोरी। तमीज से बात करिए मम्मी जी। हाँ। माफी माय फुट। मधु, मधु। सर एक तरफ हमारे अम्मा बाबू जी थे और एक तरफ हमारी बीवी थी, और मैं दोनों के बीच में पिस कर रह जाता था। मधु हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मेरे पीछे मत माफ कर दो मुझे। नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो हम सॉरी सॉरी बोल तो रहा हूँ, अरे हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। मधु सर मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, मुझे उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, पर सर मैंने उसे सॉरी बोला, हाथ भी जोड़े, फिर भी वो आई नहीं। लेकिन मधु के घर वालों का कहना है कि सिर्फ एक थप्पड़ नहीं मारा था, मारपीट की गई थी उसके साथ, बहुत चोटें आई हैं उसे। सर झूठ है ये। तो जब वो चली गई थी तो फिर उसे फोन क्यों किया था? सर मैंने उसको सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। मधु फोन कर करके दिमाग मत खराब करो मेरा। मधु प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। मुझे कुछ नहीं सुनना है, दोबारा फोन मत करना यहाँ पर। एक बार आके जरा हॉस्पिटल में मिल तो लो। मुझे नहीं मिलना तुमसे। तुझे हॉस्पिटल बुलाया था पर वो आई नहीं। ठीक है, ए सुनो, चलो। मैं कहाँ जाऊँ? अरे चलो कुछ पूछताछ। मैंने क्या किया साहब? चलो। अरे साहब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चल चल बता। अरे साहब चल। अरे मैंने क्या किया साहब? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? किया नहीं है, बता देखा क्या है? मैंने कुछ नहीं देखा साहब। अच्छा, तो अंदर पूछताछ में तेरे तोते क्यों उड़ रहे थे? कम, इसको थाने लेके चल, चाय पानी देंगे ना, सब बोलेगा। चल चल। साहब पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन बीरेन भैया अक्सर फोन पे बात करते हैं। पता नहीं किस बात का गुस्सा था, उस दिन बीरेन भैया ने भाभी जी को मारे, बहुत मारे। मधु किस जा रहे थे? क्या है? अरे चल के अम्मा बाबूजी से माफी मांगो, चलो। माफी तो मैं मांगने से रही, और तुम क्या कह रहे थे? मेरे पापा जाहिल हैं, तुम्हारे पापा देहाती गवार हैं, भिखारी की तरह कपड़े पहनते हैं और बातें करते मवेशी जैसी। ठीक है? अरे साहब कित लेके जा रहे हो? सर मुझे क्यों लेके जा रहे हो? कुछ ना किया इसने। सर मैंने थप्पड़ ही मारा। अरे साहब छोड़ो, हमारे छोरे ने। छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो? साहब अरे कुछ ना किया इसने। साहब छोड़ो। अरे कहाँ ले गए? ये सब उस मनहूस छोरी की वजह से हुआ है, कीड़े पड़े उसके। सर मैं क्यों मारूंगा मधु को, हमारी बीवी है वो। फोन पर किससे बातें होती थी तेरी? डॉक्टर हूँ सर, हॉस्पिटल के कलीग्स हैं, मरीज हैं, सबसे बात होती रहती है। कॉल रिकॉर्ड से सब पता लग जाएगा कितने मरीज हैं और कितने कलीग्स हैं। सर हमारी बात मान नहीं रहे हैं, आप मधु के बापू और भाई को पकड़िए। उन्होंने ही गायब किया मधु को। सर उसका भाई तो पेट से लटकाने की धमकी दे रहा था कि इज्जत जात बिरादरी समाज इन सब की बेड़ियां हैं सर उनके दिमाग में। मधु के पति वीरेन ने अब शक की सुई मधु के ही परिवार की तरफ घुमा दी थी। परिवार का मधु के प्रेम विवाह को लेकर आक्रोश इस बात को हवा भी दे रहा था। बहन और जीजा को मारने की धमकी दी थी ना तूने? हाँ साहब दी थी, धमकी दी थी। मारा भी था उस नाली के कीड़े को, और उसको नहीं अपनी बहन के भी 2 थप्पड़ मारे थे। माँ की कसम उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, माँ कसम। सर वो डॉक्टर अपने सर के तो में तो हमारे सर पे तोप रहा है। बिरादरी की बहुत चिंता है ना तुम्हें? ना सर ना, इतनी भी ना है कि मैं अपनी बेटी को जिस दिन मधु गायब हुई थी कहाँ थे तुम? दुकान पे था सर, दुकान पे। जगदीश और उसका बेटा दुकान पर आए थे क्या? बाप बेटे रोज दुकान पे आते हैं, कभी नागा नहीं करते थे। और मेन रोड पर अगर कोई सीसीटीवी दिखे तो फुटेज निकलवाओ। इतनी दूर लाश को जरूर गाड़ी में लाए होंगे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दो। साहब एक तो मेरी बेटी गायब है,
उस पर से आपने मेरे पति और बेटे को बंद करके रखा है। बंद नहीं किया है, पूछताछ के लिए बुलाया था इन्हें, छोड़ भी रहे, और शक के बिना पर वीरेन को भी गिरफ्तार किया है हमने। बहुत सही, ये तो बहुत सही किया साहब आपने। तो उलट पड़ेंगे ना, सब कुछ उगलेगा। अच्छे से झुकाई करना साहब। चुप कर, हमें क्या करना और क्या नहीं ये पता है। सर, नाथुपुर झील के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये मंगलसूत्र बॉडी के ऊपर मिला था। मम्मा, मैं सोच रही हूँ उससे मिल लेती हूँ, मिलके किस्सा ही खत्म करती हूँ। उसको बोलती डिवोर्स पेपर्स तैयार करे, मुझे रहना ही नहीं उसके साथ। ये तो मेरी मधु का है। पोस्टमार्टम के हिसाब से हत्या गला दबाने से हुई है और बहुत ही सफाई से बॉडी को 3 हिस्सों में काटा गया ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। सर्जिकल नाइफ से, फिर किसी नुकीले पत्थर से चेहरा भी कुचला गया है। इतने तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश, कोई डॉक्टर भी हो सकता है? हो सकता है। बॉडी मिल जाएगी? हाँ महेंद्र, फॉर्मेलिटीज पूरी करके बॉडी फैमिली को हैंड ओवर करो। ठीक सर। सर, ये मधु के केस की फाइल है, इसमें उसके सारे डिटेल्स, और अगर आगे की कार्रवाई के लिए हमारी जरूरत पड़े तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। ये कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज आप लोगों को कंप्लीट करनी है। आज हमारे साथ गुमशुदा मधु की लाश मिल गई थी, इसलिए पुलिस ने पिता और भाई को अंतिम संस्कार करने के लिए रिहा किया, लेकिन वो शक के दायरे से बाहर नहीं हुए थे। और जब जगदीश गुप्ता मधु की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने ऋषिकेश पहुंचे और फिर जो उन्होंने देखा, उससे इस केस में अचानक 180 डिग्री का मोड़ आ गया। सर, मैं मधु की अस्थियां लेकर ऋषिकेश गया हुआ था और उसकी अस्थियां विसर्जन करके बीपी की दवाई लेने एक दुकान पर रुका। दवा लेके जैसे ही पलटा तो मेरी तो जबान हलक पर टिक के रह गई। मैंने देखा सामने मधु खड़ी थी। मैं जोर से चिल्लाया, मधु मधु, और उसने जैसे ही मेरी आवाज सुनी गायब हो गई। भीड़ थी, मैं हटा के जैसे वहां तक पहुंचा तो कोई भी नहीं। अगर वो वाकई में मधु थी तो भागी क्यों? हमें क्या पता? आपको पूरा यकीन है कि वो मधु थी? मधु मेरी बेटी, अपनी बेटी को पहचानने में कैसी गलती कर सकता हूं मैं? अब जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी बेटी की लाश जला चुके हैं, अस्थियां विसर्जित कर चुके हैं, अब जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो जो देखा मैं वही बता रहा हूं। सर, ये मेडिकल स्टोर का फुटेज। सर देख, वही कटकाटी है, तो सलवार भी वैसी पहन रखी है, पर चेहरा तो नहीं दिख रहा है ना? सर मैंने सामने से देखा है। क्या लगता है शर्मा? सर, सीसीटीवी फुटेज देख के लगता है कि हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जगदीश का कहना है कि ये मधु ही है। एक बात तो तुमने सही कही, ये केस घूम फिरकर बाप बेटे पर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों तमाशा खड़ा करके हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, ये बात मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। पुलिस के सामने बड़ा प्रश्न ये था कि किस पर विश्वास करें, मां पर जिसने बेटी की लाश की शिनाख्त की थी, या पिता पर जो उसे जिंदा देखने का दावा कर रहा था। कहीं इस खेल में मधु के पति डॉक्टर वीरेन का हाथ तो नहीं था? मधु की मानो उस लाश को मंगलसूत्र से पहचाना था ना? राइट सर। आपने कहा था कि वो मंगलसूत्र मधु का है और वो लाश भी मधु की, और अब आपके पति दावा कर रहे हैं कि मधु जिंदा है और उन्होंने उसे देखा है। क्या चल क्या रहा है आप लोगों का? सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो मंगलसूत्र मधु का ही है, और फिर मैं अपनी बेटी का मंगलसूत्र पहचानने में धोखा कैसे खा सकती हूँ?
और रही बात मेरे पति के बयान की, वो तो जांच आप लोग कर ही रहे हैं ना। ठीक है, अब वो मंगलसूत्र ही बताएगा कि वो किसका है। सर, मधु मर्डर केस में जो लाश मिली है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लाश मधु गुप्ता की नहीं बल्कि किसी और की है। पुलिस विभाग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि लाश की पहचान किए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है? सर, लाश की डीएनए टेस्टिंग अब तक क्यों नहीं की गई है? देखिए, हम लोगों की जांच जारी है। सर, वो लाश अगर मधु गुप्ता की नहीं है तो फिर किसकी है? हम लोग मामले की नए सिरे से तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे कोई जानकारी मिलेगी आपको देंगे। लेकिन काफी वक्त निकल चुका है सर, काफी वक्त निकल चुका है सर। पीछे माफी माय फुट। तुम्हारे बाबा देहाती गवार है, भिखारी की तरह कपड़े पहनते हैं और बातें करते मवेशी जैसी। मेरी बात तो सुनो। देखिए, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलता। ये मैं आपको 3rd टाइम बता रही हूँ कि सीमा मैम यहाँ 3 दिन से नहीं आई। आप चाहिए तो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लीजिए सर, आपको खुद समझ आ जाएगा। आपको कहीं भी उनके सिग्नेचर नजर आ रहे हैं? देखिए, मैंने हर जगह उसको ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मेरी बच्ची को देखिए, रो रो के आधी हो चुकी। सर, मैं बिल्कुल समझती हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पुलिस के पास जाइए। मैं पुलिस में भी जाके इन्फॉर्मेशन कर चुका हूँ। सर देखिए, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगी। दामाद जी, कुछ पता चला सीमा का? नहीं पापा, कुछ पता नहीं चला। दामाद जी, एक बार पुलिस से फिर से पता करो ना, शायद कुछ पता चल जाए। पापा, पुलिस से भी बात, वो कहते हैं कि पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर भी आप कहते हैं तो हेलो सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ। सीमा का कुछ पता चला? हमारी टीम जांच कर रही है, जैसे कुछ पता चलेगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सर, मेरी 2 साल की बच्ची माँ माँ पुकारती, फिर माँ के क्या हाल होता आप समझ सकते हैं ना। हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा हम आके बताएंगे। पुलिस ने असली मृत महिला तक पहुंचने के लिए मंगलसूत्र पे मिले मार्क के आधार पर एक ज्वेलरी शॉप को टटोलना शुरू किया। हाँ सर, ये हमारी दुकान का है। इसको हम ऑर्डर से बनवाते हैं सर। बता सकते हैं किसने बनवाया था? सर बिल्कुल, चेक करना पड़ेगा। ये मंगलसूत्र दीपक चावला ने खरीदा था। दीपक चावला? जी सर। इसका एड्रेस मिलेगा हमें? जी सर। सर 17B सूरज अपार्टमेंट, घोड़ा मोड़, बबाना। थैंक यू। ये लोग दिल्ली के नरेला थाने से आए। मेरी बीवी मिली, कुछ पता चला उसका? हमें एक लड़की की डेड बॉडी के पास से ये मंगलसूत्र मिला। पहचानते हैं इसे? सर, ये मेरी सीमा का, मेरी सीमा का है। मुझे ले चलिए वहाँ, एक बार बेटी की लाश तो देख लो। दरअसल एक परिवार ने आपकी बेटी की शिनाख्त की थी और उसी परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। सर, आप मजाक कर रहे हैं? ऐसा कोई कर सकता है क्या?
और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो लाश मिली है वो मेरी पत्नी की है? देखिए, उसी बात को वेरीफाई करने के लिए आपकी बेटी की डीएनए से बॉडी के डीएनए को मैच करवाना जरूरी है। पापा, ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्या बोल रहे हैं? और ये मंगलसूत्र, सर, सीमा से जुड़े हर पहलू को हमने तहकीकात किया, अभी तक कुछ नहीं मिला। हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी देखे। एक नंबर है 76123 जिससे सीमा को बार बार कॉल किया गया था। 4 महीने में 253 बार कॉल किया गया था और सीमा भी इस नंबर पे बार बार कॉल करती थी। इसका नंबर? सर, प्राइवेट नंबर है, अनलिस्टेड है। टेलीफोन कंपनी को इस नंबर की डिटेल भेजने के लिए बोला है। 2-3 दिन में आ जाएगा। फिलहाल ये मोबाइल स्विच ऑफ। सर, ये सीमा हत्या के तार कहीं मधु केस से तो नहीं जुड़े हुए? हो सकता है, क्योंकि ये डॉक्टर वीरेन भी किसी औरत से फोन पर बात कर रहा था। पता करो कि इस डॉक्टर वीरेन और सीमा का कोई कनेक्शन है क्या। ओके सर, थैंक यू। पहचानता है इसे? ना सर, नहीं जानता। देख, सच सच बोल दे, वरना फसलें साबुत नहीं बचेंगी तेरी। जिस तरह से लाश के हाथ पैर काटे गए हैं वो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है। तू भी तो डॉक्टर है ना? सर, अम्मा की कसम सर, मैं नहीं जानता हूँ इसे ये कौन है। सर, जिस नंबर से सीमा की फोन पे बातें हो रही थी उस नंबर को ट्रेस करिए। किसी राजेश निगम का नंबर है, पता लगा। ओके सर। हाँ? जी कहिए। पुलिस नरेला थाने से। अच्छा, ये मैं बात नहीं। हाँ सर, कहिए। ये नंबर आप ही का? जी हाँ, मेरा नंबर है। तो स्विच ऑफ क्यों है? सर, वो बिल ज्यादा आ रहा था इसलिए मैंने वो नंबर ही हटा दिया। जिस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटा दिया। कौन गर्लफ्रेंड? सीमा, जिससे पिछले 6 महीने से आप लगातार फोन पे बातें कर रहे थे। सर, सीमा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो एक परेशान औरत है, हमेशा पैसे के लिए रोती रहती है और एक हफ्ते से वो एब्सेंट है। वो एब्सेंट इसलिए है क्योंकि उसका मर्डर हो गया है। क्या? ओह माय गॉड, कब? ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कब, कहां और क्यों, क्योंकि मर्डर से 1 रात पहले भी उससे आपकी बात हुई थी फोन पर। देखिए सर, मैं मानता हूँ मैं उनसे रोज बात करता था। उससे पैसे की प्रॉब्लम थी, इसके लिए शायद वो डिप्रेशन की शिकार थी सर। तो मेरे और उसके बीच में एक हमदर्दी का रिश्ता था। उसका सुसाइडल नेचर था सर। एक दिन स्कूल के छत से कूदने लगी। अच्छा हो गया प्यून ने देखा। सर, मैंने उसे बहुत समझाया। मुझे उसकी टेंशन होती थी इसलिए मैं उसे कॉल करता। देखिए, मर्डर केस है और क्रिमिनल अभी तक पकड़ा नहीं गया, और जब तक क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता आप ये शहर छोड़कर हमें बिना बताए जा नहीं सकते। जी। सीमा के डिप्रेशन की क्या वजह थी? डिप्रेशन तो नहीं था सीमा को, वो तो बहुत खुश थी अपनी बेटी और पति के साथ में। लव मैरिज थी दोनों की। अच्छा, सीमा ने कभी आपको पैसे की तंगी के बारे में बताया था? कोई फाइनेंशियल क्राइसिस? नहीं सर, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था। दीपक ठीक ठाक कमाता है, 2-4 बिजनेस है उसके। सीमा से उसकी कोई शिकायत भी नहीं सुनी मैंने। अरे बेटा, कैसा है वो? बेटा क्या हुआ? बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहा है। सब ठीक? हाँ। कहाँ गया था? हाँ अंकल, वो अलीगढ़ गया था। 1 किलो चीनी देना। हाँ हाँ, देता हूँ। अलीगढ़ में कहाँ गया था बेटा? मेरे चाचा रहते हैं। अच्छा, कौन से वाले? दिवाकर चाचा। अच्छा, जो कनाडा रहते थे वो इंडिया आ गए? तुल गई चीनी। और घर पे सब बढ़िया? अरे काय का बढ़िया बेटा। मधु ने पहले अपनी मनमर्जी की शादी करी, नाक कटवा दी हमारी, फिर 4-5 दिन से गायब है। पता ही नहीं चल रहा। थाने घूम घूम के तक लिए, सारे एरिया में पता कर लिया, कुछ ना पता चल रहा। बेटा, मधु तो तेरे बचपन की दोस्त है, स्कूल की। तेरे से कुछ कह के गई, तेरे को कुछ पता है? नहीं तो चल मैं चलता हूँ। अरे कुछ तो, अरे बता तो सही। अरे बेटा, अपनी चीनी तो ले जा।
मधु के नाम से जिस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया था उसकी पहचान पुलिस ने सीमा चावला के रूप में खोज निकाली थी। मधु, उसके पति डॉक्टर वीरेन और सीमा का आपस में क्या संबंध था? अगर था तो क्या था? जैसे ही मैंने मधु का नाम लिया वो भाज लिया, बहुत घबराया हुआ था, जैसे सांप देख लिया हो। किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ। जब मैं दुकान पे खड़ा था वो आया। क्या नाम बताया? गौतम। वो मधु का स्कूल का दोस्त है, अक्सर मिलता रहता है उससे। एड्रेस दो सर। जी। चल सच सच बता, वरना 4 लठ पड़े ना तो अपने आप पकने लगेगा। मधु के बारे में जो कुछ भी मालूम है शुरू हो जा बोलना। मधु से मेरी मुलाकात दुकान में हुई थी सर। अरे मधु, बीकॉम टॉप कर तू गले भी क्या कर रही है? क्या चाहिए ये बता। ये गुस्सा क्यों हो रही है? हम तो तेरे स्कूल के फ्रेंड है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो बता ना। बोलना क्या हुआ? कई बार हम दुकान में ही मिलने लगे और धीरे धीरे उसने अपने दिल का दर्द मुझे बताना शुरू कर दी। मेरी लाइफ भी कितनी स्ट्रेंज है। जहाँ एक और जिद करके शादी करी, अब मुझे मिला ही क्या? पति से धोखा और उसके घर वालों से इतनी नफरत, और दूसरे ओर मेरे अपने घर वाले भी जल्लाद हुए पड़े। तो तू यहाँ कर क्या रही है यार? इतनी पढ़ी लिखी है, निकल जाना यहाँ से। कहाँ जाऊँ? एक जगह है, वहाँ यहाँ के परिंदे भी परनिवास है और नौकरी तुझे यूं मिल जाएगी। और फिर वो घर छोड़कर आ गई। जा कर रहे हैं? मुरादाबाद। वहाँ मेरे एक दोस्त का घर खाली है, बिल्कुल खाली। अब अभी वो मुरादाबाद में है। मुरादाबाद से योगेश पांडे बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मधु यहाँ से जा चुकी है। ओके आशम, सर मधु मुरादाबाद से निकल गई है। इसका मतलब वो भाग रही है, और भागता वही है जिसके दिल में चोट। हेडक्वार्टर को अलर्ट कर। ये बात तो साबित हो गई डीएनए रिपोर्ट से कि जो लड़की मरी है वो मधु नहीं है। बाकी बातें मधु के पकड़े जाने पर ही क्लियर हो। सर मैंने आसपास के सभी थानों में इन्फॉर्म कर दिया। हेलो बेटा, कहाँ है तू? प्लीज घर आ जा, घर आ जा बेटा। कौन है? इसका फोन है? हेलो हेलो, कौन बोल? हेलो, किसका फोन? मधु का। सर अभी अभी मधु ने अपनी माँ को कॉल किया था। गुड, मतलब सबका नंबर सर्वेलेंस पे डालने का कोई तो फायदा होगा। कहाँ का नंबर? सर गाजियाबाद। तुम्हारा फैसला भले ही सही हो, लेकिन तरीका बहुत गलत चुना तुमने। जल्दबाजी में उठाए कदम के नतीजे तो तुम देख ही चुकी हो। देखो मधु, लाइफ में कुछ भी थाली में सजा कर नहीं मिलता। रिश्तों को निभाने के लिए, चीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार हालात से समझौता भी करना पड़ता है। तुमने लाइफ को सिर्फ अपनी मर्जी से जीने की कोशिश की, बिना ये सोचे कि दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, और इसीलिए आज सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं। मुझे अपने उस जाहिल पति और उसके गवार परिवार के साथ नहीं रहना है, ना इन जिद्दी और गुस्से से भरे लोगों के साथ।
मुझे अकेले और आजाद रहना है सर। अपनी जिंदगी अपने उसूलों पे जीनी है, कुछ बनना है मुझे। किसी की जिद के गुलाम नहीं बनना और ना किसी की मार कुटाई सहनी है मुझे। और अपना झूठ छुपाने के लिए तुमने सीमा को मार दिया। ओके सर, जिन 3 एरियाज में हमें वो बॉडी पार्ट्स मिले थे, उस एरिया के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं और उनमें से एक एरिया में दीपक चावला का मोबाइल एक्टिव था। बाकी 2 पर? सर बाकी की 2 जगह पर एक्टिव नहीं था। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि दीपक चावला 3 में से एक जगह पर मौजूद है और हो सकता है कि बाकी 2 जगह पर उसने किसी और की मदद से वो बॉडी पार्ट्स भिजवाए। बाकी 2 नंबर की डिटेल्स भी करो, पता करें कि इस दीपक चावला और इन दोनों नंबर्स में क्या कनेक्शन है। ओके सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए, सब पता चलेगा क्या किया तूने। मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं बताएगा? चल बता अपनी कहानी शुरू। जिंदगी बर्बाद हो गई थी मेरी सर। मेरा बिजनेस भी ठप हो गया। मैंने उसे कितनी बार कहा कि अपने पापा से जाके पैसे लेकर उसके पापा के फ्लैट के अच्छे दाम भी लगवा दिए थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसके दिए हुए चिल्लर पैसे से मैं कब तक जिंदगी जीता। एक तरफ वो पैसे लाने को तैयार नहीं थी और दूसरी तरफ उसके स्कूल के प्रिंसिपल से उसकी बढ़ती हुई दोस्ती। थैंक यू सर। आपको पता नहीं है आपसे बात करके मुझे कितना सुकून मिलता है। आप तो मुझे मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा समझते हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। कर ली अपने यार से बात? वो जो शट अप, वो यार नहीं दोस्त है मेरे। दोस्त है? दोस्त है वो तेरा? इधर सुन मेरी बात। दोस्त है वो तेरा दोस्त है यार, मुझे नहीं। उसकी सुनिए अब मेरी। अपने बाप के पास जाओ, फ्लैट बेच के पैसों का इंतजाम कर, वो भी जल्द से जल्द। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी तू? है सीमा, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुन सीमा। क्यों नहीं करेगी? हाँ, मुझे 1 हफ्ते के अंदर 30 लाख रुपए चाहिए, समझ ली? 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। ये पकड़ ये पेपर। क्या ये? अपने बाप के पास जा और इन पेपरों पे सिग्नेचर करवा के ला अपने बाप से। किस चीज के पेपर हैं ये? प्रॉपर्टी साइन? कोई साइन नहीं करूंगी मैं इसमें, कभी भी नहीं, समझे तुम? डॉक्टर नारंग, 10 लाख रुपए का लालच देकर मैंने अपने डॉक्टर दोस्त नारंग को अपने घर में और फिर सीमा की लाश के टुकड़े कर कर मैंने अलग अलग जगहों पे ठिकाने लगा दिए। मैं उसे मारना नहीं चाहता, वो गलती से मुझे न्यूज में जब पता चला कि सीमा की लाश का किसी और परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया तो मैं निश्चिंत हो गया कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और फिर जब आप लोग मंगलसूत्र को लेकर मेरे पास आए तब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया। उठाकर लाओ उसको। यस सर। लाश को काट कर ठिकाने लगाने के जुर्म में डॉक्टर नारंग को भी दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। अपनी जिंदगी की गाड़ी को जल्दी पटरी पे डालने के लिए गलत रास्ता चुनने से कभी मंजिल नहीं मिल सकती, इसलिए कामयाब जिंदगी के लिए सूझबूझ, सब्र और एडजस्टमेंट भी जरूरी है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।